Hello, my dear NEET aspirants. Welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET channel जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। चलिए, आज मैं आयुषी आपकी नीट केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आई हूं कमिंग लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, जिसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने कवर किया है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसमें जो हमारे 3 लॉज बचे थे वो हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या किया था? हमने कवर किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन पार्ट भी हमने देखा। अब यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। एक्चुअली इट इज लॉ नंबर 3। ओके, लॉ नंबर 3 हम देखने वाले हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ नंबर 4 है हमारा गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड 5th इज एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, अच्छा, ये 3 लॉज हम कवर करेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि ये जो एवोगैड्रोज लॉ है भाई, इससे हमें नीट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया आपको, तो आपको क्या मिल गया? मोटिवेशन मिल गया कि ये वाला लेक्चर हम बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे और एंड तक देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नीट कोर्स मॉड्यूल बता देती हूँ, किस तरह से हम स्टडी करते हैं या नीट के प्रेपरेशन के लिए किस तरह से प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपके लिए रखी गई है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। वंस यू आर डन विद द लेक्चर्स, फिर आप किसके साथ प्रोसीड करते हो? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। मतलब जो हमने लेक्चर किया है उसी से किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, किस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, ये सारी बातें हम डीपीपी के थ्रू जान लेते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि वो हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बता देती है कि इस तरह का क्वेश्चन भाई आने वाला है एग्जाम में, या इस कॉन्सेप्ट से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मान लो कोई डेरिवेशन है तो क्या उससे न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट डेरिवेशन आने के, मतलब डेरिवेशन एज इन पूरा डेरिवेशन लिखने को नहीं आएगा, जो फाइनल रिजल्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमसे पूछ लेंगे कि करेक्ट है, बताओ कौन सा इक्वेशन या नहीं। ठीक है, तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये कैसे हम समझ पाएंगे? जब हम डीपीपी सॉल्व करेंगे, और डीपीपीस के थ्रू हम ये भी समझ पाते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट कितना समझ आया है। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ ली, लेक्चर अटेंड कर लिया और फिर उसके क्वेश्चन नहीं लगाए, तो वहीं पर आपकी प्रेपरेशन जो है बूस्टअप होने की जगह लैग कर जाती है। तो ठीक है, मैंने आपको डीपीपी की इंपॉर्टेंस बता दी है, और अब आप डॉक्टर बनने वाले हो तो आप इतने समझदार खुद हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियोस आपने डीपीपी खुद से सॉल्व कर ली, अब आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन वीडियो भी। सोल्यूशन वीडियो क्यों मिलेगा? क्योंकि मान लो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना है, या मान लो आपने क्वेश्चन किया है लेकिन क्रॉस चेक करना है कि सही प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं, सही वैल्यूज पुट करिए या नहीं, ये सारी चीजें आप रेफर कर सकते हो आपके सोल्यूशन वीडियो से। ठीक है, चलो, फिर 4th चीज है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। एक बार आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाने वाले हैं। फिर पीवाईक्यू वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, एक बार हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, और ये हम हर चैप्टर के लिए करने वाले हैं। ये जो पूरा मॉड्यूल है ये हर चैप्टर के लिए फॉलो करेंगे। जैसे ही हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, फिर प्रीवियस ईयर में उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमारी एनालिसिस पॉइंट नंबर 5 से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो पीवाईक्यू वीडियोस भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें रियल पिक्चर दिखा देंगे भाई जो हम एग्जाम डे पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे है डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली लाइव सेशंस, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न,
कि आपका एग्जाम किस तरह का होता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने करने होते हैं, कितने नहीं, ये सारी बातें हम आपको बता देंगे। इनफैक्ट इसका एक वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, आपने शायद देख भी लिया होगा कि हमारा एग्जाम क्या है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज कैरी करता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी बातें आपको बताते हैं। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे सेशंस होते हैं ताकि प्रेपरेशन फेज में, प्रेपरेटरी फेज में कभी भी ऐसा कुछ हो कि आपको लगे यार मुझसे नहीं हो रहा है, कितना ज़्यादा पढ़ना है, तो इस चीज़ को, ये सिर्फ एक छोटा सा फेज होता है, ठीक है, इसको आप ओवरकम कर ले गए तो आप पेपर निकाल ले गए, ठीक है, और अगर इसी में उलझे रह गए तो फिर भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से है, ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में हमने बहुत अच्छे से इंक्लूड करी है, क्योंकि ये भी आपके एक प्रेपरेशन फेज का हिस्सा है। साथ ही साथ जो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है एग्जाम रिलेटेड, या फिर कोई चेंजेस आते हैं एग्जाम पैटर्न में, या एनीथिंग, एप्लीकेशन डेट कब आएगी, एग्जाम कब होने वाला है, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचा देते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेपरेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। चलो, अब चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी इंक्लूडेड है। जब आपका एक बार पूरा कोर्स हो जाता है उसके बाद फिर चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन हम करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। चलो, इतनी बात हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लॉ नंबर 3 ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या है भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। दिस इज योर लॉ नंबर 3, ठीक है। चलो, किसने दिया था ये लॉ? दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने 2 लॉस पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो किसने दिया था मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, वो किसने दिया था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस हमें डाल्टन साहब ने दिया था, और इस लॉ का क्या मतलब है, क्या ये लॉ कहता है, अब हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, मतलब क्या बोला है कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना दे रहे हैं, 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना दे रहे हैं, और वही 2 एलिमेंट्स वापस से कंबाइन करके एक और नया कंपाउंड बना दे रहे हैं। भाई साहब, तो बाय वेट जब हम इनकी एनालिसिस करते हैं तो एक कॉमन चीज निकल कर आती है, ठीक है, और वो क्या होगी अभी हम देखते हैं। सी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if 2 elements can combine to form more than 1 compound, the masses of one element that combines with the fixed mass of other element are in ratio of small whole numbers। मैम, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट बिल्कुल समझ नहीं आया है, आप एग्जाम्पल दे दें तो मज़ा ही आ जाए। तो बिल्कुल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मैं क्या कर ले रही हूँ कि मैं 2 एलिमेंट्स ले रही हूँ, एक मेरा फेवरेट एलिमेंट हाइड्रोजन और दूसरा मेरा फेवरेट एलिमेंट ऑक्सीजन। भाई, क्योंकि ये मिलकर हमें एक ऐसी चीज़ दे देते हैं जो जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल है ही नहीं, पानी, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए। अब जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो ये मुझे 2 अलग अलग कंपाउंड्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग अलग रेशो में कंबाइन करते हैं, ठीक है। चलो, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं in the ratio of hydrogen is to oxygen as 2:1, मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो हमें मिल रहा है भाई वाटर H2O, ठीक है। और अगर यही एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं इन द रेशियो 2:2, अब आप बोलो मैम इसको 1 ले लो, रिड्यूस फॉर्म कर लो, नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि फिर हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अब ये जो 2 कंपाउंड्स हैं इनमें क्या कॉमन है? हमारे एलिमेंट्स। लेकिन क्या कॉमन नहीं है? इन दोनों कंपाउंड्स में क्या कॉमन नहीं है? द रेशियो इन विच दे आर कंबाइनिंग, ठीक है। द रेशियो इन विच दे आर कंबाइनिंग इज नॉट कॉमन। तो अब इन्फ्रेंस निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शंस का हमें क्या बताना चाहता है। तो हमने अभी यहाँ तक क्या देखा कि भाई 2 सेम एलिमेंट्स 2 कंपाउंड्स बना रहे हैं मिलकर, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं, 2 अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है।
तो यहां तक ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स, कौन कौन से लिया हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ये कंबाइन हुए और इन्होंने दो कंपाउंड बना दिए, H2O और H2O2. द masses of one element that combines with the fixed mass of other element, ये एक एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, तो इनका कुछ मासेस का हमें करना है, ऐसा ये लॉ बोल रहा है. ठीक है, जो भी इनके मासेस का हम करेंगे, दे आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. क्या इनके जो भी मासेस निकलेंगे, क्या वो ओवरऑल होल नंबर्स में है या फिर कुछ स्पेसिफिक बात कर दी है, स्पेसिफिक बात कर दी है भाई साहब. और उन्होंने ये बोला है कि द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर कर रहा है. अब इसका मतलब क्या है हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में. ये हमारे दो कंपाउंड्स थे, H2O और H2O2. ठीक है, अब जरा इनके मासेस लिख लिए जाए. हाइड्रोजन का यहां पर कितना है 2 और ऑक्सीजन का कितना है यहां पर 16 ग्राम्स, है ना, 2 ग्राम्स 16 ग्राम्स. यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम्स, यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना है 16 2 32 ग्राम्स. क्या है भाई 16 2 32 ग्राम्स. अब वापस से इसी स्टेटमेंट पर आओ. The masses of one element that combines with the fixed mass of other element. एक ऐसा एलिमेंट जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब इन दोनों में जो एक एलिमेंट है उसका भाई मास सेम है, उसका मास फिक्स्ड है, दोनों ही कंपाउंड्स में उसका मास फिक्स्ड है. क्या हमें ऐसा कोई एलिमेंट दिख पा रहा है जिसका मास दोनों ही केसेस में सेम है? बिल्कुल भाई, हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये तो फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट है, तो इसकी रेशो की बात नहीं करनी है. एनसीईआरटी अपनी लैंग्वेज में फंसा रहा है हमको और हम नहीं फंसेंगे. इसकी रेशो की बात नहीं करनी है, इसकी तो 1:2 आ जाएगी. कुछ कंक्लूजन निकला क्या? नहीं. The mass of that element, the ratio of the masses of that element that combines with the fixed mass of other element bears a simple whole number ratio. मतलब बात हो रही है ऑक्सीजन की, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है. यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, लेकिन जो मास है ऑक्सीजन का वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है. तो दिस मास या दीज मासेस जो सेम नहीं है, दिस विल बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो. क्या निकल कर आएगी यहाँ से? यहाँ 16 ग्राम्स है, यहाँ पर कितना है भाई 32 ग्राम्स है. तो ये कितना हो गया 16 1 16 16 2 32 1:2. आ गई सेम रेशियो? आ गई या नहीं आ गई भाई? देख लो जरा, क्लियर है? तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बोलता है. एक बार फिर से हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर मुझे बताना क्या आपको समझ आया या नहीं. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो कंपाउंड बन रहे हैं, द masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of whole numbers. मैं बोल रही हूँ the masses of one element that combine with the fixed mass of other element, इसको काट दो अभी के लिए और अब पढ़ो स्टेटमेंट. the masses of one element are in the ratio of small whole numbers. the masses of one element are in the ratio of small whole numbers. लेकिन कौन सा वाला एलिमेंट जो कि कंबाइन कर रहा है विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब बात किस एलिमेंट की हो रही है? जिसका मास सेम नहीं है. ठीक है, आई होप अभी क्लियर है आपको. चलिए, फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड. बिल्कुल यही कंपाउंड्स लिए थे हमने, पहला वाटर था, दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड था, यही था ना? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं. ओके, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर दे रहे हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स सेम है, लेकिन कंबाइन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड दे रहे हैं भाई. ठीक है, तो ना ही हमने जो हमारा प्रोडक्ट है
फाइनल इसकी बात करी, ना ही हमने ये फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट की बात करी, हमने बात किसकी करी, इस वाले एलिमेंट की, ठीक है, कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझो, here the masses of oxygen that is 16 and 32 which combined with fixed mass of hydrogen bear a simple ratio that is 16:32 या 1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्लियर हो गया इतना? सही बात है, अभी ये लॉ क्लियर है, इजी था। अच्छा, ध्यान रखेंगे कि हमने इन दोनों के रेशियो की बात करी है, ठीक है, ना कि वो जिसका मास सेम है, ओके। और जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें भी हम किसी एक का मास फिक्स रख देंगे और फिर जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में हम उसका मास निकालेंगे और फिर देखेंगे कि सिंपल होल नंबर रेशियो आ रही है या नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े जरा, ओके। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, क्या बोलता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन दो हमारे एलिमेंट्स हैं और ये क्या बना रहे हैं, 2 कंपाउंड्स बना रहे हैं अलग अलग, कंपाउंड नंबर 1 एंड कंपाउंड नंबर 2, ठीक है। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 42.9%। क्या है कार्बन कंटेंट इन दोनों में, 42.9%, while in the other it is 27.3%. Show that the data is in agreement with law of multiple proportions. हमें बताना है कि क्या ये जो डाटा गिवन है ये in accordance with law of multiple proportion है। चेक करते हैं जरा, देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन है, they are combining to form 2 compounds. The carbon content in one of these is, कार्बन कंटेंट इसमें 42.9% है एंड while in the other it is, कार्बन कंटेंट कितना है, 27.3%, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, सी कार्बन एंड ऑक्सीजन, carbon and oxygen are known to form 2 compounds. The carbon content in one of these is, carbon content कितना है, oxygen content कितना है, ये हम लिख लेंगे, ठीक है। सैंपल नंबर 1 में कार्बन कंटेंट है हमारे पास 42.9% और सेकेंड वाले में कितना है, 27.3%, ठीक है। क्लियर है इतना? अब परसेंट है, मतलब पर 100 ग्राम्स है, हम 100 लेकर चलेंगे, तो 100 ग्राम्स में से 42.9 अगर कार्बन है तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन होगा 100 माइनस 42.9%, जो कि कितना हो जाता है 42.9%, मत करो इसको, 42.9 कर लो केवल, कितना मिल जाता है ये हमें, we get 57.1% ऑक्सीजन कंटेंट भाई साहब इसमें, ठीक है। सेकेंड वाले सैंपल में कितना होगा ऑक्सीजन कंटेंट, 100 माइनस 27.3, ये कितना दे देगा हमको, 100 माइनस 27.3, 72.7। यही आ रहा है सभी का कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है। तो कार्बन का परसेंटेज हमें पता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज पता है हमें। अब हमें बताना है कि ये जो डाटा है ये इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो अगर किसी चीज़ को इन अकॉर्डेंस विथ मल्टीपल प्रोपोर्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक कंपाउंड का मास फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एक कंपाउंड का मास फिक्स करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर 42.9% कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 57.1% ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इन कंपाउंड 1 42.7, was it 42.7, 42.9,
42.9 gram carbon is reacting with 57.1% of oxygen. 57.1. Yeah, not reacting, it is actually combined. Okay, 57.1 grams oxygen. ठीक है, तो अगर 1 ग्राम कार्बन की बात करेंगे तो कितना ऑक्सीजन होगा? 1 ग्राम कार्बन, 42.9 ग्राम कार्बन के साथ 57.1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम कार्बन के साथ कितना प्रेजेंट होगा? इट विल बी 57.1 ग्राम ऑक्सीजन इंटू 1 ग्राम कार्बन अपॉन 42.9 ग्राम कार्बन. ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन that is reacting with 1 gram carbon. Amount of oxygen that reacts with 1 gram carbon is, calculate करो, 57.1 into 42.9 divided by 57.1 into 1 divided by 42.9. It is 1.33. 1.33 grams oxygen. ठीक है, पहला डाटा हमें ये मिला. हमने 1 ग्राम कार्बन के साथ कितना रिएक्ट करेगा ये पता कर लिया. चलो अब इन कंपाउंड 2 बात कर लेते हैं. इन कंपाउंड 2 को दूसरे कलर पेन से लिख लेते हैं. इन कंपाउंड 2 क्या हुआ भाई? 27.3% कार्बन इज रिएक्टिंग विद 72.7% ऑक्सीजन. 27.3% या आप ग्राम ले लो. ये हमने ग्राम क्यों लिया है, ये जब हम मास परसेंटेज पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. अभी केवल इतना समझ लें कि 100 ग्राम में अगर इतना कार्बन है तो ऑक्सीजन कितना होगा. इज प्रेजेंट अलोंग विथ 72.7 ऑक्सीजन, 72.7 ग्राम ऑक्सीजन. ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, या 1 ग्राम कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन बाय मास प्रेजेंट होगा? इट विल बी 72.7 इंटू 1 ग्राम अपॉन 27.3 ग्राम्स. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट रिएक्ट्स विद 1 ग्राम कार्बन इन कंपाउंड नंबर 2. एक्चुअली रिएक्ट्स नहीं है, इट इज प्रेजेंट. ओके, तो एक करेक्शन कर लेंगे सब. या ये कितना हो जाएगा? 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3, 2.66 ग्राम्स ऑक्सीजन. अब ये जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं इनको बहुत ज्यादा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे. क्या आया हमारे पास? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट विद 1 ग्राम कार्बन 1.33 ग्राम्स, और यहां पर भी सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट विद 1 ग्राम कार्बन 2.66 ग्राम्स. ठीक है, मतलब हमने क्या किया था? हमने कार्बन का वेट फिक्स कर दिया था. क्या कर दिया था? कार्बन का वेट फिक्स कर दिया था. कितना? 1 ग्राम में पता कर लिया कि कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है. भाई 42.9 ग्राम्स कार्बन में इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां पर 27.3 ग्राम्स कार्बन में 72.7 ग्राम्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो आप खुद से सोचो
कि 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब 1 ग्राम में हमने क्यों निकाला है, हम उल्टा भी कर सकते थे कि 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना कार्बन प्रेजेंट है, 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कार्बन प्रेजेंट है, ऐसा भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है। हमने यहाँ पर किसी का भी वेट एक बार फिक्स कर लिया। चलो, तो कार्बन का अगर हमने वेट फिक्स कर लिया है तो 1 ग्राम हमने कार्बन का वेट लिया है, उसके एनालिसिस पर जो ऑक्सीजन कंटेंट आया है वो आया है 1.33 इन कंपाउंड 1। कंपाउंड 1 में आया है 1.33 एंड कंपाउंड 2 में आया है 2.66। ठीक है, जब आप इसको सिंपलेस्ट टर्म में करोगे तो क्या मिलेगा, 1:2। ये रेशो किसकी आई है, ये रेशो आई है जो हमारा ऑक्सीजन था, जब वो फिक्स्ड वेट ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा था। कार्बन का वेट हमने फिक्स कर दिया था 1 ग्राम। जब कार्बन के फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन करता है तो वो बायोमास कितना प्रेजेंट है, दैट इज बियरिंग अ सिंपल होल नंबर रेशियो, जो आपके सामने है। ठीक है, तो यही क्या बताता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या बता देता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है सभी को? एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपाउंड नंबर 1 में इतना कार्बन प्रेजेंट था, कंपाउंड नंबर 2 में इतना कार्बन प्रेजेंट था, एंड ऑक्सीजन का हमें अमाउंट नहीं दिया था, तो हमने ऑक्सीजन का अमाउंट कैसे निकाल लिया, 100 माइनस करके निकाल लिया। ठीक है, परसेंट मतलब पर 100 इतना परसेंटेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हम ग्राम्स में भी ले सकते हैं, जो हम मास परसेंटेज में आगे समझ लेंगे। क्लियर बात है? चलिए, इसके बाद फिर हमने 1 ग्राम कार्बन में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये निकाल लिया, तो हमें जो नंबर मिला है दिस इज बियरिंग अ सिंपल होल नंबर रेशियो, जो क्या प्रूव करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। चलिए, तो 1:2 फाइनल हमें मिला किसका, ऑक्सीजन का, जो बाय वेट रेशियो है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड्स बनाए। कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 42.9% while एक सेकेंड रुको, in the other it is 27.3%. ठीक है, शो दैट द डाटा इज इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। हमने क्या किया कि कार्बन का कंटेंट दिया था, ऑक्सीजन का निकाल लिया, फिर कार्बन का मास फिक्स करके ऑक्सीजन का मास निकाल लिया और देखा कि जो 2 कंपाउंड्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना आ रहा है, इन अ सिंपल रेशियो आ रहा है। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं टू एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, 2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन A and B। क्वेश्चन है 2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन A and B gave the following results। क्या 2 रिजल्ट्स मिले हमें 2 ऑक्साइड से। एक में 4.4 ग्राम्स ऑफ A gave 2.24 लीटर नाइट्रोजन, मतलब 2 ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन की, एक का नाम A है एक का नाम B है। हमें ऑक्साइड्स बताई नहीं है, हमें 2 कंपाउंड्स बोले हैं, मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, इसका एक का नाम A है एक का नाम B है। हमें नहीं बताया NO2 है या NO है या N2O5 है, क्या है हमें नहीं बताया, है ना, बस उसको नाम दे दिया A और B। इन्होंने क्या दिया, फॉलोइंग रिजल्ट्स दिए। 4.4 ग्राम्स ऑफ A gave 2.24 लीटर नाइट्रोजन एंड 60 ग्राम्स ऑफ B। भाई देखो 60 grams of B gave 22.4 liters of nitrogen at NTP normal temperature and pressure। हमें क्या बताना है, show that these results illustrate the law of multiple proportions। अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल में जो हमारा कॉन्सेप्ट कवर होने वाला है वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि क्या होगा, ताकि आप रिलेट कर पाओ, एकदम से ऐसा ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ जो हम आगे मोल कॉन्सेप्ट में करने वाले थे एक्चुअली, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, 22.4 liter of any gas has the weight equal to its gram molecular mass। समझ आया? मतलब
क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लग रहा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द वर्किंग कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर लग रहा है कि 22.4 लीटर्स, किसी भी गैस का अगर 22.4 लीटर्स प्रेजेंट है तो उसमें उसका वेट कितना होगा। यहाँ पर हम वॉल्यूम को वेट से रिलेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार समझ लो कि से फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, तो अगर इसका हमने 22.4 लीटर्स लिया है, क्या किया है हमने 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस ली है, तो इसमें बाय वेट ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होगी, इट विल बी इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, ठीक है 32, लेकिन सिंस इट इज इन ग्राम्स तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 32 ग्राम्स बाय वेट या बाय मास कह लो आप, या बाय मास प्रेजेंट है। केवल 32 ग्राम्स का फिगर आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। 22.4 liters of oxygen gas has 32 grams of oxygen। क्लियर बात है इतनी। ऐसे ही आप किसी भी चीज के लिए ले सकते हो, जैसे किसी और गैस के लिए ले लो, कौन सी गैस ले लें अपन, CO2 ले लें, CO2 गैस। तो अगर इसके 22.4 लीटर्स की बात करेंगे, 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 में कितना बाय वेट CO2 प्रेजेंट होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप ये भी इजीली बता दोगे। 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 में, ये तो वॉल्यूम है, कितना बाय मास CO2 प्रेजेंट है, CO2 का वेट कितना होगा 22.4 लीटर्स ऑफ गैस में, इट विल बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का क्या है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स क्या है, 44 ग्राम्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमारा लगने वाला है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया भाई। क्लियर बात है, चलिए आगे देखते हैं। तो दो ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन की, ए और बी, कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी है, ठीक है। इसके बाद क्या बात हो रही है कि these gave the following results. 4.4 gram of A gave 2.24 liter nitrogen. 4.4 gram A gave 2.24 liter nitrogen. ठीक है, दूसरी बात क्या हो रही है, and 60 grams of B gave 22.4 liters of nitrogen. 60 grams of B gave 22.4 liter nitrogen. ठीक है, तो अब हमें यहां पर इनका इन लीटर्स पता है, लेकिन जब हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि बाय मास कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, या जो भी एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, वो बाय मास कितना प्रेजेंट है। हमने वॉल्यूम की तो बात करी ही नहीं थी अभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में, की थी क्या, नहीं की थी। तो हमें मास में डील करना है ना, तो यहाँ से मास कैसे निकालेंगे, वही जो मैंने आपको वॉल्यूम और मास का रिलेशन बताया था उससे निकाल लेंगे। तो पहले ये वाला देख लो, इजी वाला देख लो, फिर हम ऊपर वाले पे चलेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 60 ग्राम्स ऑफ बी गेव 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कितना ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, हमने क्या पट्टी पढ़ी थी, 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस हैज मास इक्वल टू ग्राम, इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, है ना। तो यहाँ पर 20 नाइट्रोजन का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, N2 का, एक एटम का मास 14, तो N2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम्स। तो 22.4 लीटर्स नाइट्रोजन मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है 28 ग्राम्स नाइट्रोजन, ठीक है, 28 ग्राम्स नाइट्रोजन। सिमिलरली 2.24 लीटर नाइट्रोजन का मतलब क्या होगा, 2.24 लीटर
नाइट्रोजन का मतलब क्या होगा भाई, 22.4 लीटर्स नाइट्रोजन का मतलब होता है 28 ग्राम्स नाइट्रोजन। तो 2.24 लीटर नाइट्रोजन का क्या मतलब होगा, इट विल बी 28 इंटू 2.24 अपॉन 22.4, ठीक है, इंटू 10 ऊपर हो जाएगा, इंटू 100 नीचे हो जाएगा, तो हमारा डेसिमल हट जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल, यहाँ से एक एक जीरो हटा, तो ये हमें 2.8 ग्राम्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना है 2.24 लीटर्स मतलब 2.8 ग्राम्स नाइट्रोजन, और ये 22.4 लीटर्स मतलब 28 ग्राम्स नाइट्रोजन, ठीक है भाई, क्लियर बात है इतनी, ओके। तो जो ऑक्साइड थी नाइट्रोजन की ऑक्साइड, 4.4 ग्राम्स ऑफ ऑक्साइड ए गेव 2.8 ग्राम्स नाइट्रोजन। मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली यहां पर आपके लिए लिख देती हूं, 4.4 ग्राम्स ए गेव 2.8 ग्राम्स नाइट्रोजन, ठीक है। सिमिलरली 60 ग्राम्स ऑफ बी गेव 28 ग्राम्स नाइट्रोजन, ओके। हमें प्रूव करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब कैसे प्रोसीड करेंगे भाई, यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन का वेट आ गया, ठीक है। तो चलो अब यहां से 4.4 ग्राम्स ए है, इसमें 2.8 ग्राम्स नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, ऑक्सीजन कंटेंट कितना निकल कर आएगा यहां से, ऑक्सीजन कंटेंट भाई साहब कितना निकल कर आएगा यहां से, 4.4 ग्राम्स ए गिव 2.8 ग्राम्स नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन होगा 4.4 माइनस 2.8 which is equal to how many grams, 1.6 grams, 1.6 ग्राम्स ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए यहां पर 60 ग्राम्स ऑफ बी गिव 28 ग्राम्स नाइट्रोजन, तो हमें ऑक्सीजन कितना मिला, 60 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 28 32, ग्राम्स ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब 2.8 ग्राम्स नाइट्रोजन 1.6 ग्राम्स ऑक्सीजन दे रहा है, और 28 ग्राम्स नाइट्रोजन 32 ग्राम्स ऑक्सीजन दे रहा है। यही कंक्लूजन निकला है। क्या कंक्लूजन निकला है भाई अभी तक, ये कंक्लूजन निकला है कि 2.8 ग्राम्स नाइट्रोजन हमें 1.6 ग्राम्स ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, और 28 ग्राम्स नाइट्रोजन हमें कितना दे रहा है, 32 ग्राम्स ऑक्सीजन दे रहा है। तो भाई यहां से किसी एक का वेट तो फिक्स करना पड़ेगा, किसी एक का वेट फिक्स करना पड़ेगा। हम नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर लेते हैं। तो ये तो कंपाउंड 1 का डाटा है, ये कंपाउंड 2 का डाटा है। यहां से क्या हम 2.8 ग्राम्स नाइट्रोजन कितना हमें देगा ये नहीं पता लगा पाएंगे, बिल्कुल पता लगा पाएंगे। तो अगर 28 ग्राम्स नाइट्रोजन 32 ग्राम्स ऑक्सीजन दे रहा है, तो 2.8 ग्राम्स नाइट्रोजन कितना दे देगा ऑक्सीजन, 32 इंटू 2.8 अपॉन 28, 3.2 ग्राम्स ऑक्सीजन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ज्यादा क्लियरली किया है। ये कंपाउंड 1 ऑलरेडी डाटा हमारे पास था कंपाउंड 1 का, ये कंपाउंड 2 का डाटा है, ठीक है। तो उसमें हमने वेट फिक्स कर लिया कि ये वाला कंपाउंड 1 2.8 ग्राम्स नाइट्रोजन जिसका हमने वेट फिक्स कर लिया, ये हमें 1.6 ग्राम्स ऑक्सीजन दे रहा है। एंड ये कंपाउंड नंबर 2 है जिसमें 2.8 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इतना ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डाटा आ गए। अब क्योंकि हमने नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर दिया है दोनों कंपाउंड्स में, तो अब हमें ऑक्सीजन का रिजल्टेंट वेट मिल गया है, ठीक है। तो कंपाउंड 1 में
और कंपाउंड 2 में ऑक्सीजन का वो मास जो फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर करता है या नहीं, चेक करते हैं। आइए, इट इज 1.6 ग्राम्स अपॉन 3.2 ग्राम्स। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 16/32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। बिल्कुल, तो ऑक्सीजन इन कंपाउंड 1 एंड ऑक्सीजन इन कंपाउंड 2 कितना आया? 1:2। क्लियर बात है आपको? समझ आया? इजी? थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, आपका काम डन है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हुआ क्या कि हमने एक मास, एक एलिमेंट का मास क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, और फाइनली अब हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरा एलिमेंट है उसका क्या मास है जो कि फिक्स्ड मास के पहले एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, तो उससे हमने क्या निकाल ली भाई, हमारी रेशियो निकाल ली, दैट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया था, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था कि वॉल्यूम और मास ऑफ द गैस कैसे रिलेटेड होते हैं। 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब उस गैस का मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। फिर हमने अकॉर्डिंगली कितना कितना मास प्रेजेंट है 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन या 2.24 लीटर्स नाइट्रोजन में, वो हमने निकाला। फिर उसी के साथ साथ कंपाउंड का मास हमें पूरा दिया था 60 ग्राम्स और 4.4 ग्राम्स, उससे हमने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया। ठीक है, और जब इतना हो गया तो हमने क्या किया भाई, नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया और फिर ऑक्सीजन की होल नंबर रेशियो निकाल ली और चेक किया। होल नंबर रेशियो निकाली नहीं, होल नंबर रेशियो आई, तभी तो प्रूव हुआ ना कि हाँ भाई ये जो हमारा लॉ है ये इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, या ये जो हमारा डाटा है ये सब कुछ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ठीक है, इजी, सभी को समझ आया? चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ, जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का फोर्थ लॉ, दैट इज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। क्या है? गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। अब हम यहाँ पर इस लॉ में थोड़ा सा हमें हिंट मिल गया है कि हम इसमें गैस की वॉल्यूम्स के साथ डील करने वाले हैं कि एक गैस की कितनी वॉल्यूम्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरह की कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स वाज स्टेटेड बाय गे-लुसाक, साइंटिस्ट का नाम है, a French chemist in 1808, and it gives relationship between volumes of gaseous reactants and products. ये लॉ हमें क्या बताता है? ये लॉ हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड एक्सक्लूसिवली हम इसमें इस लॉ में गैस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गैस की बात करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप किसके बीच में देखेंगे? वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, मतलब एक जो हमारा रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, प्रोडक्ट्स होते हैं राइट हैंड साइड पर, फिर उनकी जो वॉल्यूम्स हैं उनमें क्या रिलेशन होगा, लेट अस स्टडी। चलिए, तो जो लॉ है वो स्टेट करता है कि व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर अ सिंपल रेशियो to one another and also to the volumes of the products if these are in the gaseous form। मतलब सिर्फ और सिर्फ gaseous form कंसिडर करना है हमें, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म ऑफ गैस कंसिडर नहीं करना है। मान लो दो गैसेस रिएक्ट करके एक हमें लिक्विड प्रोडक्ट दे रही हैं, होता है ना वाटर के केस में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल करके वाटर दे रही हैं जो कि लिक्विड है, तो उस केस में ये लॉ एप्लीकेबल हम नहीं करेंगे, या फिर उस केस में हम ये लॉ नहीं पढ़ेंगे। ये हमें किसके लिए पढ़ना है? एक्सक्लूसिवली गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, एंड अगर गैसियस प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए। ठीक है, चलो, तो ये लॉ क्या बताता है? व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट टुगेदर
they do so in volumes which bear a simple ratio to one another. मतलब जब गैसेस रिएक्ट कर रही हैं तो वो किस रेशो में रिएक्ट करेंगी, एक सिंपल रेशो में रिएक्ट करेंगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ and also to the volumes of the products in the if these two are in the gaseous form. Okay, मतलब reactants और products दोनों का gaseous form में होना जरूरी है। जो A गैस है प्लस B गैस है, ये मिलकर के C गैस दे रही है, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी और इसकी जो वॉल्यूम होगी ये आपस में होल नंबर रेशियो में होंगे। साथ ही साथ अगर जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी गैशियस है तो वो भी, ये तीनों चीजें आपस में इन होल नंबर रेशियो होंगी, ठीक है। So whenever gases react together, they do so in volumes which bear a simple ratio to one another and also to the volumes of the products. The measurements of all the volumes are made under similar conditions of temperature and pressure. मतलब ये जो measurements हो रही हैं वॉल्यूम की, ये तीनों चीज़ों के लिए, लाइक तीनों स्पीशीज के लिए, ये वाली गैस और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसके लिए, ये सेम कंडीशंस में है, ठीक है। जो मेजरमेंट है वो सेम कंडीशंस में है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस गैस के लिए टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है, इसके लिए अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे समझते हैं। ओके, तो दिस लॉ कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय टेकिंग द फॉलोइंग एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल है कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है जो है भाई HCl गैस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये क्या है भाई हमारे, ये गैशियस रिएक्टेंट्स हैं। हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, और ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ये भी गैस है। तो ये क्या हो गया, गैशियस प्रोडक्ट, ठीक है, गैशियस प्रोडक्ट। यहां पर देखो H2 प्लस Cl2, ये मिलकर दे रहा है 2HCl। H2 का, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मिलकर देते हैं HCl के दो मॉलिक्यूल्स। यही होता है ना रिएक्शन, H2 प्लस Cl2 गिव अस 2HCl, ठीक है। तो इसका एक, इसका भी एक, इसके दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन reacts with just one volume of chlorine to produce 2 volumes of hydrogen chloride। और आपस में इनकी रेशो क्या है, इन दोनों की रेशो आपस में 1:1 है, और अगर HCl को भी कंसिडर कर लें तो पूरी रेशो क्या हो जाएगी, 1:1:2, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, Thus, volume ratio of hydrogen to chlorine to HCl क्या हो गई, 1:1:2, which is a simple whole number ratio। ऐसा तो है नहीं कि ये डेसिमल फॉर्म में है या फ्रैक्शनल फॉर्म में है, पूरा का पूरा नंबर है, होल नंबर, ठीक है। चलिए, अब the chemical equation representing the combination of hydrogen and chlorine is this, H2 plus Cl2 gives us 2HCl। This also leads to the conclusion that ratio of volumes of gaseous reactants and products is the same as their molar ratio। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कह दी गई है, समझे जरा। मोलार रेशो मतलब किस मोल्स में ये रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो इनकी वॉल्यूम रेशो निकल कर आई है, रेशो ऑफ वॉल्यूम्स या वॉल्यूम्स की जो रेशो निकल कर आई है, यही इनकी मोलार रेशो भी है, मतलब इट इज सेम। ऑल also leads to the conclusion that the ratio of volumes of gaseous reactants and products is the same as their molar ratio। मतलब ये वाला जो हमारे पास रिएक्टेंट है H2, जस्ट 1 ना, तो इसको हम बोलेंगे 1 मोल। अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है इसीलिए आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बट दिस इज 1 मोल, एंड जब ये कंबाइन करके हमें 2HCl देते हैं तो ये है 2 मोल्स। तो अगर हम इनके मोल के टर्म्स में भी बात करेंगे तो हमें मोलार रेशो क्या मिलेगी, 1:1:2। क्या मिलेगी, 1:1:2। क्लियर बात है इतनी। चलिए,
Hence it illustrates Gay-Lussac's law of combining volumes. यही हमें क्या बता देता है? Gay-Lussac's law of combining volumes. चलिए आगे सेकेंड एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या देखते हैं कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो कैसे होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बस क्या देते हैं? ये प्रोडक्ट 2H2O, राइट. इसको हमने बैलेंस कर दिया तो ये 2 वॉल्यूम हो गया, ये 1 वॉल्यूम हो गया और ये कितना हो गया? 2 वॉल्यूम. तो हाइड्रोजन ऑलवेज कंबाइंस विथ 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन ऑलवेज विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर. इन्होंने ये जो प्रोडक्ट लिया है ये लिक्विड नहीं लिया है, ये स्टीम लिया है. स्टीम गैसेस होती है, ठीक है. 2 वॉल्यूम्स. तो वॉल्यूम रेशियो क्या हो गई? H2O2 और H2O की इट इज 2:1:2. क्या निकल कर आ रही है? 2:1:2. ठीक है. चलो, सो इट इलस्ट्रेट्स द Gay-Lussac's law of combining volumes. इस लॉ ने हमें क्या बता दिया? Gay-Lussac's law of combining volumes. चलिए अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. अगला एग्जाम्पल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. अगला एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. क्या गैस बनाएगा? क्या लगता है? अमोनिया, है ना. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? अमोनिया. चेक करते हैं इसका किस तरह से रिएक्ट करते हैं. तो देखो, नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन गैस टू गिव अस अमोनिया गैस NH3. अब ये रिएक्शन तो लिख दिया, लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? चेक करो जरा. नाइट्रोजन 2, वहां पर नाइट्रोजन जस्ट 1, तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लें. अब नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ पर 3 इनिशियली थे. नाइट्रोजन को बैलेंस करने के बाद कितने हो गए? 6 हो गए. ठीक है, 3 2 6. ऐसे देखते हैं ना, 6 हो गए हमारे पास हाइड्रोजन. तो मतलब हाइड्रोजन क्या है? इम्बैलेंस्ड है. 2NH3. तो हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पर 2 हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 हो गए. ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वॉल्यूम्स देखो. केवल 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया. आपस में कैसी रेशो बेयर कर रहे हैं? सिंपल रेशो. तो वॉल्यूम रेशो ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3 इज 1:3:2, which is a simple whole number ratio. Hence it illustrates Gay-Lussac's law of gaseous volumes. क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं. अगला क्या है भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस. चलिए अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? NH4Cl. क्या मिलेगा? NH4Cl. लेकिन यहां पर हम NH4Cl का वॉल्यूम क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? बताओ, क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में बताएंगे NH4Cl का वॉल्यूम क्यों नहीं लिया है. यहां पर केवल NH3 और HCl का ही वॉल्यूम क्यों लिया है? NH4Cl का क्यों नहीं लिया? कमेंट बॉक्स में बताएंगे. लेट्स सी कौन कौन बता पाता है. मजे आने वाले हैं. ठीक है, चलो. तो वॉल्यूम रेशियो ऑफ NH3 जो कि गैस है, HCl जो कि गैस है, इट इज 1:1. 1:1 कंबाइन करके NH4Cl दे दे रहे हैं. एंड दिस 1:1 वॉल्यूम इज व्हाट? अ सिंपल होल नंबर रेशियो. ठीक है, तो ये भाई हमारे जो Gay-Lussac साहब हैं इन्होंने बोला था. ठीक है, तो ये सम अप करता है आपका Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. चलिए अब एक बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो कि कनेक्टिंग लिंक रहेगी हमारे नेक्स्ट लॉ और हमारे Gay-Lussac's लॉ के बीच में. अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, अब हम जो अगला वाला लॉ पढ़ने वाले हैं ये है एवोगैड्रोज लॉ. और ये क्या कहता है जरा देख लेते हैं. एवोगैड्रोज लॉ बोलता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या कंडीशन लगाई है? कि STP. क्या कंडीशन लगाई है? STP. और यही कहाँ पर था? Gay-Lussac's लॉ में भी था कि STP भाई कंडीशंस है. जब हम अलग अलग गैसेस की वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, बाय वॉल्यूम रेशो निकाल रहे हैं, तो वो मेजरमेंट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है.
यहां पर अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ क्या बोला जा रहा है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. Equal volumes of all gases contain equal number of molecules. यहाँ से निकल कर आता है एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वहाँ पर हम केवल वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे थे, यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम्स को किससे रिलेट कर दिया है, मॉलिक्यूल्स से रिलेट कर दिया है एवोगैड्रोज लॉ ने. अब ज़रा समझते हैं कि एवोगैड्रोज लॉ है क्या. तो देखिए, इन 1811 दिस इज आवर फिफ्थ लॉ. हाँ, दिस इज आवर फिफ्थ लॉ, ठीक है. इन 1811 एवोगैड्रो proposed that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. इतनी बात इन्होंने बोली. अब देखो आगे. If we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, we see that 2 volumes of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water without leaving any unreacted oxygen. ठीक है, यही देखा था हमने, जो हमने गेल-लुसाक्स लॉ पढ़ा था उसमें. ठीक है, तो अब ये जो लॉ है ये किन के टर्म्स में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वॉल्यूम के टर्म्स में और मॉलिक्यूल के टर्म्स में. अब इस लॉ को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिलेशन समझना पड़ेगा और इस रिलेशन से भाई क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं. ठीक है, तो चलिए समझते हैं. इन्होंने क्या बोला है कि इन 1811 Avogadro proposed that equal volumes of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. अब ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने एक नंबर दिया था जिसको हम एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन सबस्क्रिप्ट ए. क्या है ये, एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, क्या है एवोगैड्रो नंबर, 6.023 into 10 to the power 23. क्या है भाई एवोगैड्रो नंबर, 6.023 into 10 to the power 23. ये है हमारा एवोगैड्रो नंबर और इसको बिल्कुल अपने सीने से चिपका करके चलो. मतलब ये तो आपको बिल्कुल पूरा मोल कॉन्सेप्ट में काम आने वाला है, पूरी स्टोइशियोमेट्री में काम आने वाला है और ये आपका पीछा छोड़ने ही नहीं वाला है. तो इस नंबर को लर्न कर लो भाई, यहीं पर देख लो और लर्न कर लो बिल्कुल अभी के अभी. ठीक है, ये हमारा थ्रू आउट यूज होने वाला है. अब जो हम जितने भी सेशंस करने वाले हैं उसमें क्या है, पहचान लो इसको जरा, इससे दोस्ती वोस्ती बनाओ, जान पहचान बढ़ाओ इससे. ये है एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो नंबर का क्या है, वैल्यू क्या है, 6.023 into 10 to the power 23. उसके बाद हम एवोगैड्रो लॉ समझते रहेंगे, पहले ये नंबर समझ लो भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, चलो. अब एवोगैड्रो proposed that equal volumes of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. तो वो molecules कितने होंगे, it will be equal to एवोगैड्रो नंबर. समझो यहाँ पर ज़रा, मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ अब आपको. क्या बता रही हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोज लॉ अब मैं आपको बताने जा रही हूं, जो कि कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस at STP contain equal number of molecules ओके. तो अब दो बातें हुई हैं, एक वॉल्यूम की एक मॉलिक्यूल की. वॉल्यूम हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं भाई, 22.4 लीटर्स, जो अब भी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी. ठीक है, वॉल्यूम क्या लेने वाले हैं, 22.4 लीटर्स. और मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या लेने वाले हैं,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या तो Na लिख लो या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर बात है? ठीक है, इसको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लो। वॉल्यूम हम 22.4 लीटर्स लेने वाले हैं और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हम इतने लेने वाले हैं। तो 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस विल हैव these many molecules at STP। क्या बोला मैंने? अगली इंपॉर्टेंट लाइन आ गई भाई कि 22.4 liters of any gas at STP will have Avogadro number of molecules, या सिंपली क्या बोलोगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। देख लो इसको ध्यान से। अब ये जो रिलेशन है ना, इस पे डब्बा बना लेना, क्योंकि अब हम ये फाइनली यूज करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारा रिलेशन है इसको हम यूज़ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अच्छा मैम, इसका कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो बता दो कि क्या कैसे कंसिडर करें, आगे क्या समझे हम। ये तो आपने दे दिया रिलेशन, तो बिल्कुल अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी विल हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है। देखिए, अब जरा गैसेस ले लो। हम गैसेस कंसिडर कर लेते हैं। ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, ओजोन भी तो गैस ही है, नाइट्रोजन हो गई, और हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ले ली, और CO2, और कौन सी गैसेस, SO2। फटाफट गैसेस के नाम बता दो। सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, HCl भी तो गैस ही होती है। ठीक है, ये सारी गैसेस हमने ले ली। चलो अभी इन पर ही बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था स्टेटमेंट में कि 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी विल हैव इतने मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 22.4, ऑक्सीजन का पहले बता रही हूँ, 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन is equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecules of oxygen। क्या बोला मैंने? 22.4 liters of oxygen is equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecules of oxygen। Similarly, ओजोन के लिए 22.4 liters of ozone is equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecules of ozone। ठीक है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन is equal to 6.023 into 10 to the power 23 molecules of नाइट्रोजन। आप सिर्फ एक चीज समझेंगे इस डाटा से, सिर्फ एक चीज समझेंगे कि हमने सारी ही गैसेस की वॉल्यूम 22.4 लीटर्स फिक्स्ड रख दी है। क्या है? वॉल्यूम फिक्स्ड रख दी है। तो यही तो हमारा एवोगैड्रोस लॉ बोल रहा था कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, equal volumes of all gases at similar conditions of temperature and pressure under STP contain equal number of molecules। equal है सारे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 6.023 into 10 to the power 23 molecules of। क्या समझ में आया? क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट? सिमिलरली CO2, SO2 और HCl के लिए भी आप लिखेंगे 22.4 liters of CO2
has 6.023 into 10 to the power 23 molecules of CO2. ठीक है, ऐसे अगली गैस कौन सी थी? SO2, HCl, है ना? तो SO2 के लिए भी क्या हो जाएगा? 22.4 liters of SO2 will have Avogadro number of molecules of SO2. ठीक है, सेम HCl के लिए भी 22.4 liters of HCl will have Avogadro number molecules of HCl. फटाफट मैंने लिख दिया है, क्लियर है? ठीक है, तो ये एनालिसिस समझ में आया? क्या बोल रहा था हमारा एवोगैड्रोज लॉ? जरा पलट कर जाएं. एवोगैड्रो proposed that equal volumes of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules, और वो molecules क्या हैं हमारे? Na. एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसमें. ठीक है, क्लियर बात है? आप बोलेंगे मैम थोड़ा सा अगर हम इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में देख लें या किस फॉर्म में क्वेश्चन आता है उस फॉर्म में देख लें तो मज़ा ही आ जाएगा. तो बिल्कुल देखते हैं. चलिए आइए, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ. इसका क्वेश्चन फॉर्मेट किस तरह से होगा? क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी molecules are present in say how many molecules are present in 11.2 liters of HCl gas. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. How many molecules are present in 11.2 liters of HCl gas? How many molecules of HCl भी बोल सकते हो, how many molecules या simply are present in 11.2 liters of HCl gas. तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी होनी चाहिए, वो जो हमें पता है, जो नोन है. एज पर एवोगैड्रोज लॉ हमने क्या पढ़ा है? कैसे प्रोसीड करेंगे? एज पर एवोगैड्रोज लॉ. ठीक है, एज पर एवोगैड्रोज लॉ हमें एक चीज पता है कि 22.4 लीटर्स ऑफ क्या गैस है? HCl हैज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स भाई? Na मॉलिक्यूल्स. तो 11.2 लीटर्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे क्या हम नहीं निकाल सकते? 11.2 liters of HCl will have how many molecules? Say x. x की वैल्यू फाइंड करेंगे. x is equal to Na molecules into 11.2 liters upon 22.4 liters. ठीक है, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल 112 2 टाइम्स जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? Na मॉलिक्यूल्स बाय 2. क्या मिला है हमें? Na बाय 2 मॉलिक्यूल्स. Na बाय 2 मॉलिक्यूल्स. कभी कभी जब आपका ऑप्शन होता है ना, तो ऑप्शन या तो आपको इन टर्म्स ऑफ Na हो जाएगा, डायरेक्ट आपको एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और जस्ट इन केस एवोगैड्रो नंबर इन द फॉर्म ऑफ Na नहीं लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर लिखा है पूरा, तो कुछ नहीं करना है. Na की जगह, ये तो आपका आंसर आ गया, Na की जगह आप क्या लिख दोगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 2. तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6. ओके, 2 0 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 देन 5 ऐसे ही कुछ आएगा इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. क्लियर बात है इतनी? ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट है.
ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन टाइप देखते हैं। अगला क्वेश्चन टाइप क्या रहेगा आपका? हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस are present how many atoms of oxygen gas are present in say या 22.4 लीटर्स ले लें, या चलो 11.2 ही ले लेते हैं, 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, या 22.4 लीटर्स ले लो यार। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो अब देखो यहाँ पर एज पर एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या पता है? एज पर एवोगैड्रोस लॉ हमें पता है कि 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। लेकिन एटम्स पूछा है, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, एटम्स पूछा है। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? O2। एटम्स कितने हैं भाई इसमें? 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ये जो नंबर है हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एटम स्पेसिफिक बना दिया अब हमने, एटम्स 2 थे तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मान लो ओजोन दिया होता तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते, लाइक दैट। ठीक है, तो 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल हैव इतने 2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल्स, एटम्स। अब एटम्स हो जाएगा 2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, चलो तो 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस में 2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 2 into 6.023 into 10 to the power 23। ठीक है, तो ये आपको क्या देता है? 2 3 6, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12, 12.046 into 10 to the power 23 एटम्स। चलेगा? इजी हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन टाइप जो आता है वो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग has same number of which of the following has same number of molecules। ठीक है, अभी सिर्फ हमने वॉल्यूम के टर्म्स में ये लॉ पढ़ा है, मतलब एवोगैड्रो लॉ पढ़ा है, तो इसीलिए हम केवल वॉल्यूम के टर्म्स में देखेंगे। आगे जब हम मोल कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेंगे तब हम ये इस टाइप के क्वेश्चन का वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, चलो तो आपका ऑप्शन ए है 44 मॉलिक्यूल्स पूछा है ना, 22.4 लीटर्स ऑफ SO2। ठीक है, फिर आ जाएगा 11.2 लीटर्स ऑफ ओजोन, या फिर 22.4 लीटर्स ऑफ HCl। लास्ट ऑप्शन होगा आपका 44.8 लीटर्स ऑफ CO2।
किसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? ऑप्शंस हैं आपके, लाइक ये तो डाटा गिवन है, आपके ऑप्शंस हैं। वेट, इसको मैं 1 2 3 4 के फॉर्म में कर देती हूँ। 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन बी है आपका ए कॉमा बी, ऑप्शन सी है आपका वेट 1,2, ठीक है। फिर आएगा आपका 1,3 एंड डी में है आपका 2,4। चलो बताओ जरा, क्या हमें इसमें इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत है या हम ओरली इसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो चेक करते हैं, चलो। 22.4 लीटर्स ऑफ SO2 में कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 11.2 लीटर्स ऑफ ओजोन में कितने होंगे? अगर 22.4 लीटर्स ओजोन में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 11.2 लीटर्स ऑफ ओजोन में कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर बाय 2, ठीक है। तो इसमें तो Na/2 मॉलिक्यूल्स हैं भाई। इसमें कितने हैं? 22.4 लीटर्स ऑफ HCl में कितने हैं? इसमें है हमारे Na, क्योंकि 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर फोर्थ वाला क्या है हमारा? एक ऑप्शन इसका ऐसा कर लो, हम्म 44.8 लीटर्स ऑफ CO2। तो 44.8 लीटर्स कैसे? 22.4 लीटर्स में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 44.8 लीटर्स CO2 में कितने होंगे? विल बी Na इंटू 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4, तो दिस विल गिव अस 2 Na, ठीक है। तो यहाँ पर 2 Na निकल कर आए। क्वेश्चन में पूछा था कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है, तो देखो ज़रा, इसमें Na है, इसमें Na है। ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 1 एंड 3, वेट, ऑप्शन 1 एंड 3 क्या हमारे पास ऐसा है? ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है। 1 एंड 2, 1 एंड 3, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या आप समझ पाए कॉन्सेप्ट? धीरे से समझाया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ समझाया है, ठीक है। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी का एप्लीकेशन हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the volume of gas X that has 3 Na molecules, ठीक है। Find the volume of gas X that has 3 Na molecules। तो हम आइदर वे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं प्रोसीड। इसमें क्या करेंगे अब? चलो देखो जल्दी से। ओके, हमें पता है कि 22.4 लीटर्स ऑफ गैस X will have Avogadro number of molecules, है ना। तो 3 Na मॉलिक्यूल्स कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस में प्रेजेंट होंगे? देखते हैं। 3 Na मॉलिक्यूल्स कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस में प्रेजेंट होंगे? इसको मैं क्या मान लूं? X तो ऑलरेडी है हमारे पास, चलो Y मान लेते हैं, ठीक है।
तो y फाइंड करना है, y विल बी इक्वल टू 22.4 इंटू 3 Na अपॉन Na, यही हो जाएगा। Na से Na कैंसिल, क्या मिला हमें, 3 4 12, कैरी ऑन 1, 3 2 6 7 एंड 3 2 6, भाई साहब 67.2, 3 4 12, कैरी ऑन 1, 3 2 6 7, 3 2 6, yes 67.2 liters of gas X will have three Na molecules। ठीक है, इजी, क्लियर बात है इतनी। चलिए, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। ओके, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग species have volume ratio of 1:1। ठीक है, which of the following species have volume ratio 1:1। वॉल्यूम रेशियो हमें बताना है भाई, तो चलो देखते हैं, चेक करते हैं ऑप्शंस क्या है। ओके, ऑप्शंस आपके हैं Na molecules of O3 and Na molecules of O2, फिर आपका आएगा ठीक है, ये ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव वॉल्यूम रेशियो ऑफ 1:1, मतलब बाय वॉल्यूम कौन सी स्पीशीज हमारी केवल 1:1 वॉल्यूम कैरी कर रही हैं। तो चलो ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करें। 1 लीटर्स ऑफ HCl एंड 3 लीटर्स ऑफ SO2, तो इनमें तो वॉल्यूम रेशियो क्या है भाई, 1:3, तो ये तो नहीं होगा। 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 एंड 11.2 लीटर्स ऑफ CO, तो इसमें भी वॉल्यूम रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा वॉल्यूम रेशियो 2:1, है ना, 2:1। इस केस में भी 2:1 आएगा। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन एंड एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या ये 1:1 आएगा? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और ओजोन अगर एवोगाड्रो नंबर में प्रेजेंट है मतलब इनकी वॉल्यूम सेम है। इसकी भी वॉल्यूम 22.4 है, इसकी भी वॉल्यूम 22.4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 1:1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव वॉल्यूम रेशियो ऑफ 1:1, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह के इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और बाकी जब हम एवोगाड्रो लॉ अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ लेंगे, मोल्स के टर्म्स में भी पढ़ लेंगे, और
या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में भी पढ़ लेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एग्जैक्टली। अभी तो सिर्फ आपको मैं वॉल्यूम के टर्म्स में ऑप्शंस करवा रही हूँ, लेकिन ये हमें नंबर इन टर्म्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी देखने को मिलता है, मोल्स के टर्म्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब कब देखेंगे हम, जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतने क्वेश्चंस हमने किए हैं। आई होप आपको एवोगाड्रोस लॉ क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बाकी का लेक्चर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए केवल इतना ही, इसे अच्छे से देखना है, डीपीपी सॉल्व करेंगे। चलिए, magnetbrains.com पर आप जाएंगे तो आपको वो लेक्चर डायरेक्टली मिल जाएगा या वो कंटेंट इजीली आपको मिल जाएगा जो आपको देखना है। आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर सीबीएसई इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी, यूपी बोर्ड, बिहार, आईआईटी, जेईई, नीट, किसी भी कोर्स की प्रेपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में, बिल्कुल घर बैठकर। फॉर एग्जाम्पल, आपको नीट का कंटेंट देखना है तो यहाँ से हम नीट पर क्लिक करेंगे और फिर ये पूरा टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद फिर हम वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। जब हम वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये इतना सारा कंटेंट जो है हमें इसी विंडो में मिल जाएगा इजीली, जो आपके लिए सीक्वेंशियली अरेंज्ड है। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल विंडो में मिल जाएंगी, ऑर्डर में अरेंजमेंट के साथ में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या मिलने वाला है। आपके लिए सब कुछ पहले से ही इजी करके दे दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? एब्सोल्युटली मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर 100% फ्री कोर्स अलॉन्ग विद क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। तो बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बाजू में जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप अपने लेक्चर्स मिस ना करें। चलिए, अब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे आगे नए लेक्चर के साथ। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।